जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करता हूं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज बात करूंगा हाँ जी, डीए और डीआर के आंकड़े जारी। आखिर कितनी होगी बढ़ोतरी और सरकार क्यों छिपा रही है? आइए इसका करते हैं खुलासा और इसकी देखते हैं रिपोर्ट। और इस पर की न्यू एडवाइजरी, जैसे कि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आई, तो ये 33 पेज की, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं इसके बारे में बात करूंगा। आप इसको ले सकते हैं। और अब संसद में चमार रेजिमेंट की, बहादुर चमार रेजिमेंट की फिर जरूरत है, क्योंकि चाइना आंख दिखा रहा है और इनके बगैर काम नहीं चलेगा। हाँ जी दोस्तों, और हमारे भूतपूर्व सैनिक स्टेशन कमांडर साहब से मिले, बोला ईसीएचएस और सीएचडी के अलावा हमारी बहुत सारी समस्याएं, इसके लिए हमें एक नोडल ऑफिस चाहिए और इसके लिए आप चाहिए मदद। आखिर उन्होंने क्या कहा, तो 200 खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीए डीआर का समय आ गया और आज 1 जुलाई से हम इसके अधिकारी हैं, हमारा अधिकार बनता है। लेकिन ये सरकार है, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि हमारे डीए और डीआर के आंकड़े फरवरी, मार्च और अप्रैल के जारी नहीं किए गए थे। बहुत सारे लोगों ने आरटीआई डाला और अपने अपने दिया कि नहीं, चुनाव आचार संहिता लगी थी इसलिए नहीं हुए। नहीं, वो गलत था। अभी के मई के फिर आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। कोई चुनाव आचार संहिता से इसका लेना देना नहीं था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को असमंजस में क्या कुछ और प्लान कर रही है। न्यूज निकल के आई है कि 7th पे कमीशन आ गया जुलाई, अब होगी केंद्रीय कर्मचारियों की कमाई, कितना मिलेगा, महंगाई भत्ता क्या शून्य होगा, मौजूदा, अब उन्होंने सारी चीजें कही। आखिर क्यों नहीं आंकड़े किए जा रहे? आंकड़े जारी होंगे तो क्या होगा, कितना बढ़ेगा, और वित्त मंत्रालय का क्या बयान है इसके ऊपर, ये सारी न्यूज है आज, इसके बारे में बात करूंगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जुलाई का महीना आ चुका है, महीना काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलती है। और दोस्तों बात करेंगे 7th पे कमीशन के अनुसार महंगाई भत्ता हमारा एक पे पेंशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% मिल रहा है, जिससे मार्च में घोषणा हुई थी 1 जनवरी से प्रभावी था। लेकिन उन्होंने कहा कि सूचकांक जो मुद्रास्फीति की दर को दर्शाता है, एआईसीपीएन के इंडेक्स आंकड़ों पर यह आधार और बेस्ड है। अभी तक 4 महीने के आंकड़े जारी हो गए हैं। मई के नवंबर जून में अंत में जारी होने थे, लेकिन इसमें देरी हुई है। वहीं जुलाई में जून का आंकड़ा आने के बाद महंगाई भत्ते के फाइनल स्कोर का पता चलेगा। यानी 30 जुलाई 31 जुलाई, यानी जुलाई खत्म होते ही हमारे पास जून के आंकड़े आते हैं, उसके बाद हम तय कर लेते हैं। लेकिन अब अभी तक अनुमान आपको समझ सकती है 53%। मैं ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही। एक्सपर्ट का अनुमान है कि जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 53% होगा और इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मंथली सैलरी और मंथली पेंशन पर बढ़ेगा। डीए को मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। हाल ही में कुछ अटकलें लगी थी कि वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस बात का खंडन किया है, स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ते को मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। महंगाई भत्ता एक अलग और नियमित रूप से एडजस्ट भत्ता रहेगा जो मुद्रास्फीति की दर पर आधारित है। यानी वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई नहीं है, आप कितनी मर्जी रूमर कितनी मर्जी आंक लगा दिए, वो अलग रहेगा। तो वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ते की समीक्षा और समायोजन के लिए नियमित प्रक्रिया है और इसे हर 6 महीने में किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को हितों में ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। साफ है कि डीए को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें और अफवाहों पर विश्वास करें। यानी अब ये वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है स्पष्टीकरण, ये भी इसमें दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि महंगाई भत्ता अब कितना बढ़ेगा और वित्त मंत्रालय ने 50% मर्ज के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। तो हमें किसी भी अफवाह से बचना होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा मैंने कहा, आप अभी देख सकते हो एक स्पर्श की न्यू एडवाइजरी है। इंग्लिश में बहुत सारे लोग जुड़े और हिंदी में समझ में नहीं आ रही थी, और इसका प्रिंट भी पीडीएफ भी अच्छी है, आप समझ सकते हो। इसमें लिखा है एडजुटेंट जनरल ब्रांच गाइड टू माइग्रेशन टू सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श। और इसमें क्या क्या है, इंट्रो टू ओवरव्यूज है, माइग्रेशन प्रोसेस क्या है, स्पर्श अकाउंट क्रिएशन कैसे करना है, स्टेप टू चेक माइग्रेशन इफ नो एसएमएस रिसीव, यदि आपके पास एसएमएस नहीं आया तो माइग्रेशन कैसे करना है, डाटा वैलिडेशन कैसे करना है, सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन और स्पर्श हेल्प और रिकॉर्ड के नंबर है, डाटा करेक्शन, आप समझ सकते हो, डेथ इंटीमेशन ऑफ एनओ को, ग्रांट फैमिली पेंशन के लिए क्या क्या करना है, और डायरेक्टेड ऑफ आर इंडियन आर्मी वेटरन्स के लिए उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, ये करना है दोस्तों। और अभी जिसका फॉर्म 16 अपलोड हो गया है, जरूर 31 जुलाई तक आप अपना आईटीआर भरें, चाहे आपका पैसा कट रहा है, रिफंड करना है नहीं करना,
इन दोनों बातों को आप में ध्यान में रखना होगा। और जिस भाई को ये इंग्लिश वाली चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, 100% आपके पास ये मैं पीडीएफ आपको पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप वीडियो देखिए, संसद में एक नए सांसद हैं। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। चंद्रशेखर करके रावण इनके आगे सरनेम सा लगता है। इन्होंने कहा है कि दोस्तों अभी चीन आंखें दिखाने लगा है और बहादुर चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल किया जाए। यानी कोई अहीर रेजिमेंट मांग रहा है तो कोई चमार रेजिमेंट मांग रहा है। अब ये नेता हैं, इनको कोई और पॉइंट नहीं, तो सेना की तरफ कोई न कोई अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं को बुला लो और बॉर्डर पे खड़ा कर दो। रेजिमेंट की क्या जरूरत है, इनको 2-4 असले पकड़ा दो, ये सुरक्षा जरूर करेंगे। संसद में बैठ के वहां से बयानबाजी और बकवासबाजी करना सेना के ऊपर बहुत आसान है, लेकिन सेना एक अलग है, अद्भुत है। इसका वीरता, इसके शौर्य और इसका सिस्टम इतना पाक साफ है, और जहां पर लोग अपनी निसंदेह जान की बाजी लगा रहे हैं, शायद इन लोगों को सबक नहीं आएगा। इस तरीके से अपने आप को मीडिया में छाए रहने के लिए बातें करते हैं। जब जैसी जहां जरूरत होती है सेना अपने आप कर लेती है। लेकिन इन्होंने साथ में अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया कि इसको जरूरत नहीं है। हो सकता है ये इनका अपना राय है, जैसा कि इसके ऊपर चल रही है। और दोस्तों अंत में बात करता हूं, हाँ जी दोस्तों, यदि आपकी समस्या ECHS की है, कैंटीन की, इसके अलावा भी सैनिकों की बहुत बड़ी समस्या है, वो है सिविल में सरवाइव कैसे करना है। सिविल में यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको कोई न कोई कब्जा कर रहा है। आपने घर बना लिया तो पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है। आप कहीं जा रहे हैं तो पुलिस आपको परेशान कर रही है, क्योंकि आप अकेले हो। और मैक्सिमम फौजियों का ये हाल है कि वो अपने गांव देहात छोड़कर शहरों में बस जाते हैं, और शहरों में कोई कम्युनिटी नहीं होती है, और शहरों में कोई आपका नहीं है। यहाँ सब लोग आपका पैसा ऐंठना चाहते हैं, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी यूनिटी है और उसी का है। तो दोस्तों आपने देखा, इसलिए हमारे ग्वालियर के जितना चंबल संभाग के जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ के स्टेशन कमांडर से मिले, उन्होंने कहा कि एक ऐसी नोडल ऑफिस होनी चाहिए जहां एक्स सर्विसमैन को, चाहे लोकल प्रशासनिक समस्याएं हों, रेवेन्यू की हों, प्लॉट की हों या अंदर की हों, तो उनकी बात का तुरंत निदान किया जाए। ये मंथली मीटिंग होती है दोस्तों, और इसमें आपने देखा। और आज मैं बात करता हूं सबसे बड़ा अपने सैनिक जीवन चैनल से, मैं एक दुख प्रकट करना चाहता हूं का 120 लोगों का, आपने देखा होगा हाथरस में एक धार्मिक समारोह में इस तरह हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हो कि हमारे फौज में सिखाया जाता है सर्वधर्म संभाव, हमारे लिए सब बराबर है, कर्म ही धर्म है। और यहां अब धर्म ही कर्म हो गया है। तथाकथित नेता और तथाकथित बाबाओं ने इंडिया की बाट लगा रखी है। मैं आपको बात कर रहा हूं, आप मेरी बात से शायद सहमत रहो। तथाकथित कह रहा हूं, जो ढोंग है, इनका भी बैकग्राउंड देख लीजिए भाई। पैंट कोट टाई सूट चश्मे और जूते में ही प्रवचन देते अपनी बैग छात। पहले ये पुलिस में एक सिपाही थे, सिपाही के बाद ये जेल में गए। इनके ऊपर तमाम तरीके के बलात्कार, कई तरह के आरोप हैं। उसके बाद ये विष्णु का अवतार बन जाते हैं और भोले भाले इनोसेंट लोगों को इस तरीके से होता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? वो कहाँ गए अवतारी पुरुष, कहाँ हैं दोस्तों? इसी तरीके से बहुत सारा इस देश के अंदर अब ये नया खेल शुरू हुआ है। नया खेल है, अलग अलग आके कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, किसी के पीछे भीड़ और इनोसेंट जनता अपना गाड़ी कमाई का पैसा फेंक रही है और अरबपति बन रहे हैं, जहाजों में घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और नेता इनके कंधे पे हाथ रख देते हैं क्योंकि इनके पीछे भीड़ है और नेताओं को चाहिए भीड़। क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या सेना का धर्म सर्वधर्म संभाव, और सेना के अंदर कर्म ही धर्म है। सैनिक क्या खाता है क्या पीता है से कोई मतलब नहीं, अपनी ड्यूटी करता है और यही सच्चा धर्म है। शायद ये संदेश कब इस पॉपुलेशन को जाएगा, क्योंकि जब तक ये तथाकथित नेता और तथाकथित बाबा इस तरीके से आड़े रहेंगे, शायद हमारा ब्रेन वॉश करके हमारा फायदा जरूर उठाएंगे। आपकी क्या राय है? जरूर